नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड जीत से सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी अब लोकसभा चुनाव के लिए जुट गई है। विधानसभा चुनाव में जीत की बड़ी वजह रही घोषणा पत्र को इस बार भी कांग्रेस अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है। कांग्रेस इस बार देश और प्रदेश के साथ ही हर लोकसभा क्षेत्र के लिए अलग से घोषणा पत्र पर काम करने में जुट गई है, जबकि बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जनता की आंख में धूल झोंक रही है। सवाल यह है कि क्या अब जनता पार्टियों के घोषणा पत्र को सीरियसली लेने लगी है? पहले ये देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। विधानसभा में जीत की ट्रॉफी लेने के बाद अब कांग्रेस लोकसभा का फाइनल मैच भी जीतने के लिए पसीना बहा रही है। दरअसल आज रायपुर के निजी होटल में कांग्रेस ने जन आवाज कार्यक्रम के तहत अहम बैठक बुलाई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी पीएल पुनिया सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसमें तय किया गया कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही लोगों से राय लेकर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। जैसे अभी विधानसभा में जो घोषणा पत्र बना उसके हिसाब से हम लोग सब काम कर रहे हैं, तो वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पे भी जो बातें होगी, जो सुझाव दिए जाएंगे और घोषणा पत्र में शामिल होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सब चीज़ें शामिल होगी। जन घोषणा पत्र बना और अब राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र बनाने की क्रिया चल रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले जोरदार समर्थन के पीछे उनके घोषणा पत्र की भूमिका भी बेहद अहम रही। कांग्रेस अब घोषणा पत्र वाले मंत्र को लेकर ही लोकसभा चुनाव में भी जाना चाहती है। पहली बार पार्टी राज्यवार के साथ ही लोकसभा वार भी घोषणा पत्र बनाने जा रही है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों को बस चांद तारे दिखा रहे हैं। जन घोषणा पत्र था जिसका परिणाम छत्तीसगढ़ में आपके हमारे सामने है। जनता ने पसंद किया और हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। जनता जो चाहती है वो हमको करना चाहिए, ये घोषणा पत्र में शामिल होना चाहिए। बिजली बिल हाफ, संपत्ति कर हाफ, शराबबंदी, किसानों का पूर्ण कर्जा माफ, 10 लाख नौजवानों को 2500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता, ये सारी चीज़ें करने के लिए कम से कम 18,000 करोड़ रुपए चाहिए। अभी तक तो 2,000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी सरकार और 9,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज मिल नहीं सकता। उधर बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के बाद अब प्रदेशाध्यक्ष पेच अटका हुआ है। इस बीच 11 तारीख से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में होनी है, जिसके लिए प्रदेश के नेता भी जा रहे हैं। राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में होने जा रही 11-12 तारीख को, उसमें शामिल होने के लिए मैं भी जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसमें आगामी लोकसभा को लेकर रणनीति बनेगी और विशेषकर इन 3 राज्यों के बारे में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि यहाँ अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए और यहाँ पे पराजय देखनी पड़ी है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के लिए देश भर में 150 से ज्यादा जगहों पर जन समुदाय और विभिन्न संगठनों के लोगों से मिलने का कार्यक्रम भी बनाया है। अब देखना यह है कि घोषणा पत्र का मंत्र फिर से मतदाताओं पर चल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चलिए, घोषणा पत्र वाला मंत्र क्या लोकसभा में भी चल पाएगा? यही है मुद्दा आज डिबेट का। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। अशोक बजाज हैं बीजेपी से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश वर्ल्यानी जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रमेश जी, मुझे तो लगता है सवाल पहला आप ही से होगा, क्योंकि जिस तरीके से घोषणा पत्र के किसमें सवार होके, घोड़े में सवार होके जो एक जादुई आंकड़ा आप लोगों ने छुआ है, क्या आपको लगता है कि यही आधार आप लोकसभा चुनाव के लिए भी तय कर रहे हैं? देखिए, अब 2018 की जो चुनाव की परिस्थितियां थी, उससे ये महसूस हुआ हम लोगों को भी कि आम आदमी में राजनीतिक जागरूकता बहुत बढ़ी है। अब लोग घोषणा पत्र को भी गंभीरता से लेने लगे हैं। इसलिए हम लोगों ने जो घोषणा पत्र में आम आदमी की जो समस्याएं थी उनको रेखांकित करने के पहले विभिन्न समूहों से, संगठनों से, वर्गों से, प्रोफेशनल से, सबसे बात करने के बाद ही जन घोषणा पत्र हम लोगों ने जारी किया। ठीक है। और उसमें हमने मेन किसान को फोकस किया, किसान और खेती को।
तो हमें आश्चर्य, हमको भी ये लगा कि ये घोषणा पत्र लोगों को क्लिक किया। एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के बाद यदि हम क्या परोस रहे हैं जनता को, जनता ये देखना चाहता थी कि आप हमको क्या देंगे, क्या देने वाले हैं। तो घोषणा पत्र में हमने जब किसान का कर्जा माफी की बात कही, 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की बात कही, तो ये ग्रामीण अंचल में ये बहुत ज्यादा क्लिक किया। और शहरी अंचल में भी हम लोगों ने विभिन्न बिजली बिल हाफ की बात की, रोजगार की बात की, कानून व्यवस्था सुधारने की बात की। तो मुझे शहर और ग्रामीण दोनों अंचलों में घोषणा पत्र ने बहुत बड़ा काम किया, रोल अदा किया, जिसके चलते हम लोगों को 68 सीटें मिली हैं 90 में से। ये मैं सोचता हूं कि इतिहास, राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल जादुई आंकड़ा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है रमेश जी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये जो जादुई आंकड़ा है, ये जो घोषणा पत्र का जादू है, वो लोकसभा में चलता है? इससे जुड़ी कुछ बातें मैं आपसे और भी करूंगी। अशोक जी, आप बताइए मुझे कि घोषणा पत्र पर तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है, बाकायदा जन आवाज में तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी है, आप लोगों की क्या स्थिति है? कांग्रेस गलतफहमी में है कि इनके घोषणा पत्र में आकर लोगों ने इन पर भरोसा कर लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं लगभग सीट है ना उनके पास में, वो बोल रहे हैं कि 68 का आंकड़ा उन्होंने किसानों की नब्ज पर ही शायद जीता है। केवल घोषणा पत्र के आधार पर ही जीता है ऐसा नहीं है। देख लीजिए, अब 2014 के बाद जितने राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है। केवल इनके घोषणा पत्र को देखकर लोगों ने इनको पर विश्वास कर लिया, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। दिल्ली में इनकी क्या स्थिति है, हरियाणा में इनकी क्या स्थिति है, उत्तराखंड में तो इनके मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ, वहाँ भी सत्ता परिवर्तन हुआ, पंजाब में सत्ता परिवर्तन की बदौलत ये लोग आए थे, वहाँ अकाली और भाजपा की मिलीजुली सरकार थी। बाकी सब जगह कांग्रेस का सफाया हो गया। अगर राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कांग्रेस का धीरे धीरे पतन हो रहा है। 3 राज्यों में जो इनको संजीवनी मिली है, उसको घोषणा पत्र का मानना गलत है। और घोषणा पत्र में इन्होंने क्या किया है, अभी बता रहे थे मरल्यानी जी कि 2500 रुपया हमने धान का मूल्य दिया। एक भी किसान बता दे जिसका 2500 रुपये के हिसाब से जिसको धान का कीमत मिला हो। और इसके अलावा इन्होंने कहा था कि 15 क्विंटल धान खरीदना गलत है, ज़्यादा धान खरीदना चाहिए, लेकिन अभी तक 15 क्विंटल का नियम इन्होंने नहीं बदला। कर्जा माफ़ी की बात इन्होंने कही, लेकिन कर्जा माफ़ी की दिशा में कदम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके सरकार के खजाने से 1 रुपया भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। केवल जो धान लिंकिंग में वसूली हुई थी उसका पैसा बैंक से इन्होंने वापस दिलवाया है। सोसाइटियों पर फिर से कर्जा चढ़ गया। 1248 रुपये का ब्याज अब सोसाइटी को पटाना पड़ेगा। ये सोसाइटियां किसानों की संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं के आर्थिक सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है आने वाले समय में। तो सरकार इस बात का प्रयास करे कि जो लिंकिंग से पैसा इन्होंने लेकिन अशोक जी, इन सभी चीजों की तैयारी तो कांग्रेस ने की होगी ना रमेश जी? क्या ये केवल कागजी बयानबाजी है कि किसी को भी पैसे नहीं मिले हैं और घोषणा पत्र के वादे क्या केवल कागजों में ही पूरे होंगे? जनता देखेगी, किसान देखेगी और जवाब भी मांगेगी आपसे। देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी को सब्र करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये अभी हार के सदमे से उभरे नहीं है और मीन में निकालने लग गए। एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के तहत जाएगा। अभी कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन लिया गया था उसकी भरपाई हम कर रहे हैं, और जो वाणिज्यिक बैंकों से जो किसानों कर्ज लिया है उसके आंकड़े हमने मंगाए हैं, उनके भी कर्जे माफ होंगे। आप थोड़ा इंतजार करिए, एक प्रक्रिया होती है बैंकिंग सिस्टम की, उस प्रक्रिया के तहत जाएगा। और 2500 रुपया जो कहा है हम उसको पूरा करेंगे। आप समय तो दीजिए, देखिए सही हमने। चलिए, इसके लिए तो समय हम देते हैं, इंतजार भी करेंगे और ये किसानों के जरिए हमको पता भी चल जाएगा, मैसेज चला जाता है। यहाँ पर यह है कि घोषणा पत्र में जब वादा किया गया है इसको पूरा करने की चुनौती भी तो है। जैसा कि सुंदरानी जी भी कह रहे थे कि 18,000 करोड़ रुपए लगेगा, 9,000 से ज्यादा का लिमिट नहीं है, 2,000 करोड़ ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर कर्जा है। तो कैसे होगा? कोई जादुई तो छड़ी आएगी नहीं रमेश जी की ये पूरी हो जाएगी? कुछ तो तथ्य देने पड़ेंगे ना। ज्योति जी, मैं आपको बता दूं कि घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन थे टी.एस. सिंहदेव साहब, उसमें मैं भी मेंबर था।
हम लोगों ने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं ना, उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हम लोगों ने चेक कर लिया था। ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो सुंदरानी जी बोल रहे थे, उनको अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। रमन सरकार में 80,000 करोड़ का बजट था, उस पर 50% ये खर्च ही नहीं कर पाए। वो पैसा सरप्लस से बचा है ना, उसको हम यूज करेंगे ही करेंगे। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी कि हम जो वादे किए उसको पूरा न कर पाए। लेकिन इन लोगों को इंतजार करना चाहिए, इनको सब्र नहीं है, बेसब्री है। और जो बजाज जी बोल रहे थे कि घोषणा पत्र का असर नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 2014 में जब मोदी जी आए थे ना, तो मोदी जी ने अच्छे दिनों का सपना दिखाया था। उन्होंने वादा किया था कि विदेशों से कालाधन आएगा और 15-15 लाख रुपया हर भारतीय की बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। उन्होंने 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी। उन्होंने किसानों को 1.5 गुना लाभकारी मूल्य देने की बात कही थी। उन्होंने महंगाई पर रोक लगाने की बात कही थी। तो उन 4 मुद्दों पर ही मोदी सरकार को 31% में बहुमत मिल गया हिंदुस्तान की संसद में। तो कैसे घोषणा पत्र का काम नहीं होता है? चलिए, मुझे लगता है अशोक जी इस बात का आप जवाब दे दीजिए। उसके साथ साथ मैं ये भी पूछूंगी कि जब सदन में आप लोगों की क्या तैयारी है, क्योंकि बात मैं इसलिए तैयारी की कर रही हूं क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। घोषणा पत्र एक ऐसा नब्ज होता है जिस पर जनता की सहमति वोट के तौर पर आप लोगों को मिलती है, तो इसे आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं घोषणा पत्र को। जवाब आप दे दीजिए रमेश जी का, उसके बाद इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 11-12 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और इसमें मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता रहेंगे। पूरा राष्ट्रव्यापी विभिन्न समस्याओं पर, मांगों पर, आवश्यकताओं पर मंथन होगा और वहाँ से हमारा मैनिफेस्टो निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस देश की राष्ट्रभक्त लोगों की पार्टी है और देश कैसे सशक्त बने, हमारा देश कैसे जागृत भारत बने, इसकी चिंता कर रही है। इन्होंने तो अपने शासनकाल में जो घोषणाएं की थी, इंदिरा जी के समय में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मोदी जी के समय सवाल को भी उठाया है। मोदी जी की जो योजनाओं का उन्होंने मोदी घोषणा जी पत्र ने के जो जो वादे कहा थे, था, कभी वो भी नहीं रमेश कहा जी ने कि उठाया है। जो मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि हम एक बैंक अकाउंट में हम पैसा डालेंगे। उन्होंने कहा कि काला धन, इतना इनके शासनकाल में काला धन बाहर जाना बंद हो गया। इस देश में एक ऐसा सशक्त चौकीदार है, जागरूक चौकीदार, जिस पर सबकी नज़र है और चौकीदार की सब पर नज़र है। आज इन लोग कहीं गफलत नहीं कर पा रहे, इसलिए उसको सब घेरने की तैयारी में सारे दल जो भिन्न भिन्न विचारधाराओं के हैं, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस से लड़ते हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ सब एक हो रहे हैं। ये मोदी जी की ताकत का ही परिचायक है। आज देखिए, 4 साल में, 4.5 साल हुए, मोदी जी ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और पूरी दुनिया मोदी जी को मान रही है। ये कांग्रेस वाले स्वीकार करें ना करें, इनको तो सोचना चाहिए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेश में जाके भारत सरकार की आलोचना करते हैं। अपमानित भारत का नुकसान करने का काम कोई दूसरा देश का नेता यहाँ आएगा, अपने देश का कभी बुराई नहीं करेगा। लेकिन हमारे देश के कांग्रेस के लोग जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं, भारत की नीतियों की बुराई कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो नेता जो बोलते हैं उसी बात को ये लोग भी दोहराते हैं। ये तो चलिए, मुद्दे से हम नहीं भटकेंगे। मुद्दे से नहीं भटकना है अशोक जी, मुद्दे पर ही रहिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे फिर फैल जाते हैं तो तथ्य नहीं बाहर आ पाते हैं। रमेश जी, जब आपने बात की कि मोदी जी ने भी जो वादे किए थे, घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसका असर आप देखिए कि उनको बहुमत मिला था, तो क्या आप लोगों ने भी उन्हीं को फॉलो किया कि घोषणा पत्र को आप लोगों ने किया और उसका ये नतीजा है कि 68 सीट आप लोगों को मिल गई? मैंने उनको इस संदर्भ में कहा कि आज आम मतदाता घोषणा पत्र को गंभीरता से ले रहा है और नेताओं की घोषणा के ऊपर उनकी दृष्टि रहती है। आज मोदी जी का ग्राफ क्यों गिरा? क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो पूरा नहीं किया, इसलिए उनका ग्राफ गिरा। तो ये जो छत्तीसगढ़ में जो हमें अपार जनसमूह का समर्थन मिला है, वो केवल मैंडेट जो है केवल रमन सिंह के खिलाफ नहीं है, वो मोदी जी के खिलाफ भी है। क्योंकि मोदी जी की नोटबंदी ने और जीएसटी ने देश के व्यापार उद्योग को खत्म कर दिया, सिर्फ रोजगार खत्म हो गए। ठीक है, तो वो काम हुआ है। तो घोषणा पत्र का अपनी जगह महत्व है।
और जो बजाज जी मोदी जी के बारे में कह रहे थे कि बड़े चौकीदार हैं, अरे चौकीदार जी की चोरी पकड़ी गई है राफेल में, बजाज जी। चलिए फिर राफेल तक हमको नहीं जाना है, ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ की बात राजनीति यही नहीं रहना रखता हूं। है। बिल्कुल, घोषणा पत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये रमेश जी कि जितने घोषणा पत्र में वादे किए जा सकते थे, लुभावने वादे समझिए या जनहित मुद्दे समझिए, वो सारे तो आप लोगों ने घोषणा पत्र में शामिल कर लिए। अब बात लोकसभा की आ रही, तो लोकसभा में भी एक नया शगल हमको देखने को मिलेगा, उस पर भी मैं चर्चा करूं। लेकिन अब लोकसभा के लिए भी आप लोगों ने एक टारगेट किया है और बाकायदा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां के मुद्दों पर आप लोग फोकस कर रहे हैं, तो क्या जीत का ही एक रणनीति बनाने का तरीका एक नया निकला है क्या कि घोषणा पत्र में उन नब्ज को टटोला जाए जिस पर वोट मिल सकता है? क्या आप लोग इस बात को पकड़ चुके हैं या इसको हथियार बना रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों ने नब्ज पकड़ने का काम किया है कि जनता की नब्ज को पकड़ो कि जनता क्या चाहती है, राष्ट्रीय स्तर पर जनता को क्या लाभ चाहिए, उनको क्या मैनिफेस्टो में प्रोग्राम चाहिए, उनकी क्या जन समस्या को हम हल करेंगे। फिर आइए राज्यवार समस्याएं क्या हैं, फिर लोकसभा क्षेत्रवार क्या है। अब जनता केवल घोषणा पत्र में वायदे देखना नहीं चाहती है, उसका क्रियान्वयन भी चाहती है। लेकिन असर तो होता है ना वादे का, ये तो आप लोगों ने देखा है। निश्चित रूप से वादे का असर भी होता है, लेकिन जनता ये चाहती है कि आपकी कथनी और करनी में भी अंतर ना हो। तो इसलिए अब घोषणा पत्र बनाने की तकनीक को बदलना पड़ेगा। वो हम लोगों ने बदला है राज्य में, ठीक है। वो इसलिए बदलना पड़ेगा कि आपके पास बजटीय व्यवस्था क्या है उन वादों को पूरा करने के लिए, ये देखना होगा। उस फ्रेम में आपको उन वादों को फिट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जनता के बीच जाकर जो प्राथमिकताएं तय कर रहे हैं कि क्या है। जैसे हमारी प्राथमिकता देश में किसान तो है ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि बात करेंगे तो हमारे पास ये है छत्तीसगढ़ में कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य ये एक बड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर दलित और आदिवासियों की अलग समस्याएं हैं, उसको फोकस करना पड़ेगा राष्ट्रीय पैमाने पर। तो उन सब चीजों को हम लोग बारीकी से नजर कर रहे हैं और जब आप जनता से संवाद करते हैं तो कई नई चीजें उभर कर आती हैं जिसकी जानकारी आपको होती नहीं है। तो एक जनसंवाद बहुत बड़ा माध्यम है जनता के बीच जाने का और उनकी तकलीफों को समझने का। चलिए, एक नया तरीका तो हमने देखा था घोषणा पत्र जब कांग्रेस का बना था, हमने देखा था कि हर वर्ग से टीएस सिंहदेव जा रहे थे, मिल रहे थे, उनकी समस्याओं को आप लोगों ने घोषणा पत्र में स्थान दिया। अशोक जी, नब्ज पकड़ने की बात यहाँ पर रमेश जी ने की है, क्या नब्ज पकड़कर लोगों को अपनी तरफ खींचने का तरीका घोषणा पत्र ने एक नया तरीका दे दिया है? किसानों का मुद्दा, बाकी मुद्दे तो आप लोगों ने भी उठाए थे, आपको लगता है कि क्या चूक हुई? क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं, लोकसभा की तैयारी आप लोगों को भी करनी है, उस पर क्या काम करेंगे? इन्होंने लोक लुभावन घोषणा पत्र बनाया था, कुछ लोग झांसे में आए और केंद्र में ये सब घोषणा पत्र इनके पहले भी आए हैं। गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया, गरीबी हटाओ का नारा हर चुनाव में देते रहे, कहाँ गरीबी हटी? बेरोजगारी दूर करने का इन्होंने नारा दिया, बेरोजगारों की फौज पूरे देश में खड़ी हो गई। आज 4.5 वर्षों में मोदी जी ने जो पुरानी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया, वो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 4.5 साल का। ये तो हमको अभी और कार्यकाल चाहिए। जनता से भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी है। देश की बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधरी हैं पूरे इतने मोदी जी के कार्यकाल में। लेकिन अशोक जी, यहाँ पर मुद्दा वही है, जैसा कि रमेश जी ने कहा कि जनता बहुत सीरियसली देख रही है सारी चीजों को, घोषणा पत्र को बहुत बारीकी से नजर रखती है। और आप देखिए कहीं ना कहीं नाराजगी तो थी, शराबबंदी वाला मामला आप लोगों के लिए घातक हुआ, चाहे किसानों की बात करिए उसका घातक हुआ। 15 साल में जब आप लोगों ने तमाम विकास की बात की थी और अगर वादे किए थे वो पूरे हुए होते, तो क्या आपको लगता है कि 15 में सिमट जाती बीजेपी? इन्होंने क्या फिर से ठेका देने का ऐलान किया है? इन्होंने पत्र जारी किया है कि नशा मुक्ति के लिए, जब इन्होंने मैनिफेस्टो में जारी किया अपने जन घोषणा पत्र में, तो एक लाइन में नशा मुक्त कर देना चाहिए, नशाबंदी की आदेश जारी कर देना चाहिए। लेकिन इन्होंने कोई टीम बनाई है अध्ययन करने के लिए। अब नशा मुक्ति के लिए कोई टीम की आवश्यकता नहीं है और सीधे सीधे नशा मुक्त राज्य घोषित कर देना चाहिए। एरिया वाइज तो कमेटी आप लोगों ने भी बनाई थी कि किस इलाके में कहाँ की परंपरा है, उसके आधार पर जो शराबबंदी की बात थी वो तो बनाई गई थी, उसी आधार पर अब वो भी काम कर रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए रमेश जी कि शराबबंदी फिर वहीं पर आकर खड़ा हो जाएगा, उसका कोई हल नहीं निकलेगा? असल में बजाज जी ने घोषणा पत्र को बारीकी से नहीं पढ़ा है।
हमने कहा कि आदिवासी अंचल में शराबबंदी करने का अधिकार वहां की ग्राम पंचायतों को है, पेशा कानून के तहत, बाकी जगह हमें है। लेकिन नशा शराबबंदी करने के पहले उसके इम्प्लीकेशंस पे भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि लॉ एंड ऑर्डर पे क्या असर पड़ेगा। नशाबंदी होने के बाद क्या युवा पीढ़ी या जो शराब के आदी हैं वो कहीं नशीली गोलियों के चक्कर में नहीं पड़ जाएंगे या स्मैक में तो नहीं पड़ लेकिन जाएंगे। ये सारी चीजें तो घोषणा पत्र बनाते समय इन सब चीजों का आकलन किया जाता है ना, नहीं, यही तो मेन सवाल है। नहीं, हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये घोषणा पत्र का जो क्रियान्वयन होता है, हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसके लिए हमको जनता ने 5 साल का जनादेश दिया है। आप हर चीज को तत्काल कैसे चाहते हैं? अभी 5 साल का वक्त है, ये आप कह रहे हैं। जितनी भी समस्याएं हैं, टाइम लिमिट हमने किया था केवल किसान वाले मामले में, कर्ज माफी वाले मामले पर। बाकी में तो 5 साल के लिए जनादेश मिला है। उसमें भी तो अशोक जी कह रहे हैं कि केवल कागजी है, ऐसा कुछ किसानों नहीं, वो तो अब ऐसा है, इनको इंतजार करके देखना चाहिए। जब किसानों खाते में पैसा जा रहा, कितनी खुशी है गाँव में, बजाज जी को अंदाज नहीं है। अशोक जी आप नहीं, मैं गांव में ही रहता हूं, किसानों से मिलता हूं। किसानों को खाते में आपके लिंकिंग का पैसा गया है, बाकी का भी आएगा, बाकी भी आएगा। अभी रुकिए सही आप, नहीं आएगा, देखते जाइए, आना चाहिए, हमें खुशी होगी। देखिए हम भी जानते हैं कि यदि नहीं देंगे तो जनता हमको माफ नहीं करने वाली है। हम तो स्वागत कर रहे हैं, हम कोई कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो काम करने का इनको पूरा अवसर देना चाहते हैं, जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरें। जनता की अपेक्षाएं इतनी आज बढ़ गई हैं, निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। लेकिन अशोक जी यहाँ पर एक सवाल नशाबंदी और इन तमाम घोषणा पत्र के बातों से अगर हटकर देखें तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। आप देखिए उनकी बातचीत चल रही है और आप लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली में आपकी भी होनी है, लेकिन यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की बात होती है, उसमें वक्त लगता है। अभी प्रदेश अध्यक्ष का पेंडिंग हुआ है, कैसे वक्त निकालेंगे? इन सब झमेलों से ही निकलेंगे तब कहीं जाकर आप लोग घोषणा पत्र पे फोकस करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे टाइम? नहीं, सारा वक्त है। अभी तो अप्रैल में चुनाव है और पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो जिसका पूरे गांव स्तर तक नेटवर्क है अपना, और इकाई काम कर रही है। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सब मिलकर काम करने वाले लोग हैं और कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जब जरूरत है तब हो गया, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। ये तो सिर्फ मीडिया ने खबरें बनाई, लेकिन वास्तव में जिस दिन नेता प्रतिपक्ष चुनना था उस दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रेक्षक आए और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष घोषित किया। इसमें कोई दो राय नहीं है और विधायकों ने आम राय से अपना आम राय से बनाया है। 2 घंटे विलंब से आए विधानसभा में। चलिए वही मैं पूछ रही थी अशोक जी कि इन सब चीजों को जनता देखती है, क्योंकि बीजेपी की जो तैयारी है वो भी दिखती है, 15 साल का शासन था वो भी दिखता है, उसके बाद भी अब लोकसभा की तैयारी 11 सीटें मायने रखती हैं। ऐसे में बीजेपी को मुझे लगता है और ज्यादा पुख्ता होकर सामने आना चाहिए। ऐसी तैयारी कुछ दिख नहीं रही है क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर फिर से आगे तैयारी करती दिख रही है। देखिए 15 साल हमने जनता की सेवा की है, बेहतर सेवा की है, बहुत अच्छी योजनाएं बनाई है डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, जन कल्याणकारी योजनाएं बनी, उसका दूरगामी परिणाम आप देखेंगे। आज नहीं तो देर सवेर इस सरकार को कोई भूलेगा नहीं। इस सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं, आज तो देख लीजिए 1 महीने में सब विकास कार्य रुक गए, सब विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। प्रदेश में विकास नाम की चीज कहाँ दिख रही है? आप चलिए, आपने अपनी बात रख ली, समय मेरे पास नहीं कम है। फाइनल कमेंट रमेश जी आप दे दीजिए क्योंकि समेटना होगा मुझे इस डिबेट को। देखिए, आप 15 सीटों में सिमट गए हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। और इनको पता है ज्योति जी कि लोकसभा में भी यही नतीजे दोहराए जाएंगे। 11 की 11 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने वाली हैं, क्योंकि आंकड़े बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। और अनुभव ये बताता है कि 1 साल तक जो नतीजे आते हैं वो 1 साल तक उसकी पुनरावृत्ति होती है। और लोकसभा में तो अभी 2 महीने बाकी हैं, अप्रैल में होना ही है। चलिए, आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रख दी। अब ये देखने वाली बात होगी कि घोषणा पत्र के वादे क्या हथियार के तौर पर चलेंगे, ये जादुई आंकड़े लेकर आते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी इस पे फोकस करते हैं। फिलहाल अशोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी दें इजाजत, नमस्कार।